हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उस एटॉमिक मॉडल को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल है उस एटॉमिक मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो मास है, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास, और जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है वो उस एटम के बिल्कुल सेंटर पे होता है। ठीक है, अब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो उन ऑर्बिट्स के बारे में तो नील्स बोर ने बताया ही था। उसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में वो जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, और जो ऑर्बिट्स की रेडियस होंगी, सर्कुलर ऑर्बिट्स बताए थे नील्स बोर ने, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स की कुछ ना कुछ रेडियस होंगी, तो वो रेडियस हम लोगों ने फाइंड की थी। ठीक है, अब वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी भी रखेगा, मूव कर रहा है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो उसके पास टोटल कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन बोर ऑर्बिट, है ना। देखो, जो एनर्जी होगी टोटल इलेक्ट्रॉन के पास, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मुझे दोनों फाइंड करनी है। ठीक, इक्वल टू के ई भी फाइंड करनी है और पे ई भी फाइंड करनी है ना। अब देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब उनको पता है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास हो तो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखो, अपन ने फर्स्ट पॉस्टुलेट पढ़ा बोर का कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होता है मोशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो उसको मोशन के लिए रिक्वायर्ड है वो कैसे मिलता है? कूलॉम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, उससे मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था क्या कहता था? फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता था कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर दैट विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, दैट मीन्स द एम बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एम बी स्क्वायर विल बी व्हाट? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होगी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है ना। जो न्यूक्ली है अपना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई भी दो चार्जेस के लिए, टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो अपन ने पढ़ा था कहाँ? जब अपन ने पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था, तब पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ अपन ने पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, याद होगा, जहाँ Q1 तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसके साथ Q2 क्या है? वो तो न्यूक्लियस का चार्ज है, जेड ई, जेड प्रोटॉन, ई चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने पास क्या हो जाएगी? के माइनस ई Q2 इज जेड ई और अपॉन में क्या हो जाएगा? आर। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी? माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ से मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर थर्ड।
ठीक है, दोनों आ गई मेरे पास। टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये रही हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर हाफ है ही और ये फुल है, के जेड स्क्वायर हाफ बचेगा माइनस का। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ई विल बी व्हाट, माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मुझे जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है किसकी, आर की। ठीक है, अपने पास जानते हैं अपन रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट क्या होती थी, आर इक्वल टू निकाली थी कल अपन ने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, यही था रेडियस का फॉर्मूला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर। ठीक है, एम के जेड स्क्वायर ये फॉर्मूला था मेरे पास। ये रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं पुट कर दूं, दैट मीन्स एनर्जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट करनी है मुझे। ठीक है, तो आर की वैल्यू मुझे पुट करनी है, क्या हो गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, यही हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ई क्या आ गई मेरे पास, देखो माइनस का कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक के इंटू के स्क्वायर, ये जेड है, ये जेड इधर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर, और क्या बचेगा मेरे पास, एम। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो k है वो भी एक कांस्टेंट है, क्या होता है 9 इंटू 10 पर 9 है ना। z की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, e इज 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। ठीक है, पाई तो वो है ही, वैल्यू पुट कर दूंगा 3.14 अप्रोक्सीमेटली। m की जो वैल्यू है वो 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 kg है। ठीक है, h की वैल्यू मुझे पता है 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूँ, दैट मीन्स जो e की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ से आएगी ऑलमोस्ट माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ एनी सबस्टेंस। अब अगर मैं इसको H एटम के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो H एटम के लिए क्या होगा कि फॉर H एटम Z की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो Z की वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो अपना जो, ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालूँ, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसके लिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E1 इक्वल टू माइनस ये अपना n की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मेरी क्या हो गई, ये एनर्जी हो गई फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो माइनस 13.6 है वो नेगेटिव है। उस नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, उस नेगेटिव का मीनिंग ये है कि भाई ये जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब वो रिवॉल्व करता है तो वो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होता है। ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होता है, तो उसकी वजह से वो बाइंड है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब
ये एक तरीके से एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी अगर अपन उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो -13.6 है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की इस फर्स्ट ऑर्बिट की आ रही है। तो मान लो मैं उसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देता हूँ, तो -13.6 + 13.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब उसकी 0 बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी टोटल, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से फ्री हो जाएगा। इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट तो आउटर ऑर्बिट आ गया। अच्छा, जैसे सेकंड ऑर्बिट की मैं बात करूँ, है ना, सेकंड ऑर्बिट के लिए E2 N2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। E2 इक्वल टू क्या होगा, -13.614। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये सेकंड ऑर्बिट के लिए बाइंडिंग एनर्जी। तो अपन देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी कम है। रीज़न क्या है उसका कि भाई जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो पास है, तो फोर्स मोर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सेकंड ऑर्बिट है वो थोड़ा बाहर होगा, दूर होगा, है ना, रेडियस उसकी ग्रेटर होगी। तो जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो भी कैसी होगी, स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो जैसे जैसे अपन क्या है आउटर साइड में जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की उसके कंपैरिजन में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, अब अगर थर्ड की बात करूँ मैं, ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए अपन को पता है n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो E3 इक्वल टू -13.6/9 कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन ऑर्बिट में बाहर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो अपन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करूँ तो फोर्थ ऑर्बिट में n इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो E4 इक्वल टू -13.6/16 क्या हो गया, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और कम हो गई अपनी जो बाइंडिंग एनर्जी है। फिफ्थ के लिए बात करूँ, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। E5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6/16। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन बाहर जाते जा रहे हैं, अपन देख रहे हैं ये सारे जो मेरे पास कैलकुलेशंस आई हैं कि जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी है वो हमेशा क्या होती गई है, वो रिड्यूस होती गई है। ठीक है, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे अपन आउटर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो अपन क्या है कि जो थर्ड अपन ने नील्स बोर का थर्ड जो पोस्टुलेट पढ़ा था, वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि भाई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अपन कहते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, है ना। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, इसका मतलब क्या है कि भाई उसको अपन एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो -13.6 है ना, एक की -3.4 है, तो इनकी डिफरेंस, दोनों ऑर्बिट्स की डिफरेंस के इक्वल अपन एनर्जी देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जीज़ हैं, अच्छा ये क्या, जिन ऑर्बिट्स की एनर्जीज, उन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की वाइंडिंग एनर्जी इतनी ही होंगी। ठीक है, तो जब वो बाइंडिंग एनर्जीज इतनी ही होंगी, तो अगर अपन मान लो इसको ग्राफिकली डिनोट करें, तो अगर अपन ग्राफ बनाएं एक एनर्जी का, ठीक है, उस ग्राफ में मान लो मैं एक वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस ले ली, तो क्या होगा कि वाई एक्सिस पे मैं एनर्जीज को डिनोट कर दूँ और ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, इन एनर्जीज़ को मैथमेटिकली मैं डिनोट कर सकता हूँ जैसे ये ग्राउंड स्टेट, मतलब सबसे नीचे अंदर वाला ऑर्बिट हो गया। ठीक है, जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं n=1 से इसको डिनोट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, उस इलेक्ट्रॉन को मैं इसी लाइन पे डिनोट करूँगा। तो मतलब ये जो लाइन है एक तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एनर्जी के एक स्पेसिफिक लेवल को -13.6 को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, ये सेकंड मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ n=2 के लिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, जिनके थ्रू मैं डिनोट कर रहा हूँ, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। n=3 के लिए करूँ
हो जाएगा माइनस का 1.51 का लेवल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऐसे n=4 के लिए करूँ माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। n=5 के लिए करता हूँ, ठीक है, तो n=5 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखो जो डिफरेंस है ना वो कम होता जाता है, डिस्टेंस कम होता जाता है, जा रहा है ना, लाइंस का। क्यों? क्योंकि वहाँ अपन देख रहे हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी कम होता जा रहा है। -13.6 और -3.4 का डिफरेंस ज़्यादा है, -3.4 और -1.51 का डिफरेंस कम है, माइनस का 1.51 और माइनस का 0.85 का डिफरेंस जो है वो और कम है। इसीलिए ये जो अपने जो लाइन्स है, ओरिजिनल लाइन से एनर्जी लेवल थे, इनका डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो n=इन्फाइनाइट, मतलब एक तरीके से बाहर निकल जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊपर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर जो जीरो है उसके लिए अपना जो एनर्जी लेवल उसको अपन इन्फाइनाइट एनर्जी लेवल बोलेंगे। इन्फाइनाइट एनर्जी लेवल मतलब इन्फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मतलब बस ये है कि एनर्जी जीरो हो गई टोटल, मतलब बाइंडिंग एनर्जी नहीं है उसके पास, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं, है ना, पहले पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। तो -13.6 की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो उसको अपन क्या करेंगे, या -13.6 के लेवल पे ही तो डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है। अब उस इलेक्ट्रॉन को मान लो मैं बाहर से प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूँ, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 3.4। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ थोड़ी डिनोट करूँगा, मैं उसको कहाँ डिनोट करूँगा, इस लेवल से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ तो ओनली -13.6 था, वो कहाँ चला जाएगा, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो उसके सामने मैं उस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करूँगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से जब मैंने उसको एनर्जी दे दी तो वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला गया। तो जब अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब बस ये हो गया कि जो ग्राफिकली अपन उसको डिनोट कर रहे हैं, इसमें अपन उसको उस लेवल के सामने डिनोट कर देंगे, -1.51 हो जाए, 0.85 हो जाए, तो उसी लेवल के सामने हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो -3.4 है। अब मान लो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर दे, है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया, वहाँ से वापस प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज कर देगा, तो फिर उसकी एनर्जी वापस से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो वापस -13.6 हो जाएगी, तो वो -3.4 से कहाँ आ जाएगा, नीचे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का इसी तरीके से ट्रांजिशन होता है, जब वो एनर्जी लेते हैं या जब वो एनर्जी देते हैं, जब वो लोअर से हायर में या हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाने का बस जो मतलब है वो बस यही है कि उसने एनर्जी ली और एनर्जी लेके वो क्या कर रहा है, अपने को शिफ्ट कर रहा है ना। अब मान लो ऊपर था, ऊपर से क्या हुआ कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पे था, माइनस का 10.2 उसने रिलीज कर दिया, -13.6 हो गई, तो ऊपर से नीचे जो है वो ट्रांजिशन अपने इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ऊपर से नीचे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो लोअर टू हायर ऑर्बिट जा रहा है ना। इसी को अपन ऐसे ही बोलते हैं कि भाई लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा रहा है ना, और ऊपर से जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं अपन कि भाई इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट जा रहा है, या आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट आ रहा है, ठीक है। तो ये इनर या आउटर ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो अंदर है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो इनर ऑर्बिट हो गया, जो बाहर है वो उसके पास एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी, तो वो क्या हो गया, आउटर ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, या फिर जो है वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा सकता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में लोअर टू हायर एनर्जी लेवल या अपने इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है। या फिर क्या करता है वो कि भाई आउटर एनर्जी लेवल टू इनर एनर्जी लेवल, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि भाई हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। इस ड्यूरेशन में क्या करता है वो, या तो अपनी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो इमीट करेगा, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी जो ट्रांजिशन है वो दो टाइप का है, एक तो इमिशन ट्रांजिशन है अपना, ठीक है, और सेकंड जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। तो ये अपने दो टाइप के ट्रांजिशन हैं, ठीक है। अब इमिशन ट्रांजिशन या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की,
तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन में बोल रहा हूँ कि भाई एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन क्या है कि एब्जॉर्ब होगी जो एनर्जी है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर से अपन उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल टू कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, है ना। उसके पास बाइंडिंग एनर्जी है लोअर एनर्जी लेवल में, नेगेटिव एनर्जी, उसको अपन बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव देंगे, तो जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लोअर एनर्जी लेवल टू अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है। इसको अगर अपन मान लो एक ग्राफ के थ्रू समझें, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के थ्रू समझें, तो देखो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में बना रहा हूँ। ठीक है, ये एनर्जीज में ले ली, फर्स्ट लेवल, सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही ये फिफ्थ एनर्जी लेवल अपना हो गया। ठीक है, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, ये एन इक्वल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल हो गया। अपना इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल एन इक्वल टू 1 में है वो सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, ठीक है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है। तो जितनी एनर्जी लेकर अपन ने पढ़ा था, जो थर्ड फ्रिक्वेंसी, वो अपने फ्रिक्वेंसी कंडीशन जो थी बोर की, उसके अंदर पढ़ा था कि एच इन इक्वल टू ई टू माइनस ई वन होता है। मतलब भाई जितनी एनर्जी लेगा दोनों के डिफरेंस के एनर्जी लेवल से डिफरेंस के इक्वल, तो उसी एनर्जी लेवल में वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मान लो एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2 दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल अगर एनर्जी उसने ली, कोई यहाँ से फोटोन आया एनर्जी का, है ना, जिसकी एनर्जी कितनी है, फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट टू सेकंड चला जाएगा उस एनर्जी को लेकर। मान लो थर्ड और फर्स्ट के एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल है एच न्यू, तो वो थर्ड में चला जाएगा। फोर्थ या वन में है तो उसमें चला जाएगा, फिफ्थ और वन के में है तो अपने फिफ्थ में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एन इक्वल टू 2 एन इक्वल टू 3 के डिफरेंस के इक्वल है एनर्जी, तो उसमें चला जाएगा। 2 और 4 के में है तो वहाँ चला जाएगा, 2 और 5 के में है तो फिफ्थ में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, भाई मान लो एन इक्वल टू 3 वाला अपना है ना, तो एन इक्वल टू 3 वाला है तो 3 और 4 से 4 में जा सकता है, 3 से 5 में जा सकता है, या फिर 4 से 5 में जा सकता है। तो जितना डिफरेंस होगा ना, वो एनर्जी लेके, उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी लेके वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी एब्जॉर्व करके लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा सकता है। ऐसे ही अपन मान लो इमिशन ट्रांजिशन के लिए ग्राफिकली उसको डिनोट करें। ठीक है, वाई एक्सिस पे अपन एनर्जी ले लें, और वो एनर्जी लेके ये इमिशन ट्रांजिशन अगर मैं शो करना चाहूँ, है ना, तो यहाँ मैं एन इक्वल टू 1 इधर एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ। ठीक है, अपन को पता है कि भाई एनर्जी लेगा, तो एनर्जी लेगा तो अपन को पता है कि ऊपर जब जाता है 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, वहाँ इतनी देर रुकने के बाद वो वापस नीचे आता है। कुछ एक हैं सब्सटेंस जिनके अंदर और ज़्यादा टाइम तक रुक सकता है, जिनको मेटा स्टेबल स्टेट अपन को बोलते हैं, है ना, उनको अपन क्या है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अपने हायर क्लासेस में हैं, अभी नहीं है ना। जहाँ लोअर टू हायर टू चला जाएगा, हायर टू लोअर जब आएगा तो बीच में एक ऐसी स्टेट मिलती है जहाँ वो थोड़े टाइम तक रेस्ट कर सकता है, मेटा स्टेबल स्टेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी वो नहीं है, बाद में अपन उसको देखेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे। अब देखो क्या होगा कि भाई 10⁻⁸ सेकंड तक ऊपर रुकने के बाद वो क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जो भी डिफरेंस है एनर्जी का, उसके इक्वल फोटोन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू ये सेकंड हो गया, ये अपना थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये अपना मान लो फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, फिफ्थ एनर्जी लेवल हो गया, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, और ये एन इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, ये क्या हुआ कि भाई इसने एच न्यू एनर्जी का कोई फोटोन यहाँ से रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब मान लो इसने फिफ्थ और फर्स्ट के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रिलीज की, तो फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाएगा, फिफ्थ से सेकंड में आ सकता है, फिफ्थ से फोर्थ में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, उस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड, फोर्थ से थर्ड में, से थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से सेकंड में आ सकता है, या सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है। वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी उसने रिलीज़ की। ठीक है, तो जो एनर्जी उसने रिलीज़ की एच न्यू, तो वो जिस दिन दो ऑर्बिट्स के डिफरेंस के इक्वल है, तो उनके बीच में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा सकता है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ सकता है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर ऊपर से नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा, उसको अपन एमिशन ट्रांजिशन बोलेंगे। अगर नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपने पास दो टाइप का ट्रांजिशन होता है, एमिशन ट्रांजिशन एंड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अब देखो क्या है कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल अपन ने पढ़ा। उस एटॉमिक मॉडल के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स थी, एक तो स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी,
वो उसने सॉल्व कर दी थी। ठीक है, एक प्रॉब्लम अपनी थी वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वाली, वो भी उसने सॉल्व कर दी, है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी क्या है, जो नील्स बोर का मॉडल है उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, कुछ कमियां उसके अंदर भी थी, जिसकी वजह से जो नील्स बोर का मॉडल है वो भी फ्लॉप हुआ। ठीक है, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, वो ड्रॉबैक्स अपन देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर मॉडल। ठीक है, देखो ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक तो यही है कि भाई जो अपना ये जो मॉडल है ये ट्रू फॉर सिंपलेस्ट एटम्स, मतलब वो जो सिंपलेस्ट एटम है ना, सिंपलेस्ट एटम का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे एच हो गया, He+1 हो गया, Li+2 हो गया। ठीक है, तो ये जो सारे एटम्स हैं जिनके अंदर Z=1 है, Z=1 वाले एटम्स के लिए ये जो एटॉमिक मॉडल है ना ये करेक्ट है। इससे ऊपर के लिए अगर अपन इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन अपनी रॉन्ग आती हैं, चाहे वो वेलोसिटी के लिए करें, रेडियस के लिए करें। सर्कुलर ऑर्बिट्स थी तो रेडियस अपन निकाल रहे थे उसके अंदर। ठीक है, तो Z>1 के लिए ये जो मॉडल है ये कैसा है, ये फेल हो गया। तो फेल हो गया तो भाई ओनली हाइड्रोजन के लिए अप्लाई हो रहा है। अपन देखा अभी जो कैलकुलेशन अपन कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, एच एटम के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए ये अपना फेल हो गया। अगर मैं इसके सेकंड ड्रॉबैक की बात करूं, ठीक है, नील्स बोर का जो मॉडल है वो बात करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, लेकिन जो सोमरफील्ड था उसने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में भी बताया था कि भाई जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, तो इसने तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया, इसमें सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस के बारे में बात की है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कौन से होंगे, उसके बारे में नील्स बोर नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड ड्रॉबैक इसका ये था कि भाई ये डिस्क्रीट जो लाइंस है ना वो तो इसने डिस्क्राइब कर दी, मिली, लेकिन उन डिस्क्रीट लाइंस के साथ कुछ फाइन लाइंस भी एनर्जी की वहाँ मिलती थी। तो वो जो फाइन लाइंस मिल रही हैं एनर्जी की, वो फाइन लाइंस क्यों मिल रही है, वो एक्स्ट्रा लाइंस थी, है ना। डिस्क्रीट लाइंस तो इसने बता दी कि भाई E2 - E1 = H²। ठीक है, तो वहाँ से वो फोटोन निकल रहा है तो डिस्क्रीट एनर्जी वहाँ मिल रही है, डिस्क्रीट लाइंस वहाँ मिल जाएंगी, लेकिन उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा फाइन लाइंस वहाँ मिल रही थी, उनके बारे में नहीं बता पाया। फोर्थ अगर मैं बात करूँ फोर्थ ड्रॉबैक की, तो इसका जो फोर्थ ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है ना, मैटर का पार्टिकल है, तो उस वेव उसके साथ अटैच होगी। अपन ने डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव अटैच होनी चाहिए, तो वेव अटैच होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है ना, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन के ओनली पार्टिकल नेचर के बारे में बात की है, वेव नेचर को इसने कंसीडरेशन में नहीं लिया है। तो वेव नेचर को कंसीडरेशन में नहीं लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा वेव नेचर का, तो वेव नेचर के इफेक्ट को भी ये नहीं बता पाया। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर्ड, ये इसका फोर्थ ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये चार ड्रॉबैक्स की वजह से, फोर ड्रॉबैक्स की वजह से जो अपना नील्स बोर का मॉडल है वो भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद भी एटॉमिक मॉडल आए तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उनको वहाँ अपन नहीं पढ़ रहे, वो अपन के नील्स बोर तक का ही है, तो नील्स बोर तक ही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के मॉडल में एक चीज़ अपन से रह गई थी, उसको देखते हैं एक बार, दैट वाज इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था कि जो गोल्ड की फॉइल थी, गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को उसने स्ट्राइक करवाया था। ठीक है, तो जो गोल्ड की फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, तो वहाँ उसने क्या कंसीडर किया कि भाई जो अपना एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट तो होलो है और बीच में क्या है, न्यूक्ली है ना। अब अल्फा पार्टिकल जब जाते हैं उसको हिट करने, तो देखो ये अपना एटम हो गया, ये एटम के सेंटर पे अपना क्या हो गया, न्यूक्ली हो गया। ठीक है, अब ये इसका एक्सेस हो गया, है ना, ये एक्सेस में मान लेता हूँ, ये एटम का एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है ना, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है किसी पाथ पर ट्रेवल करता हुआ, जैसे ही पास आएगा तो उसे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगा और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पाथ। ठीक, और जब वो पास आया तो वो क्या हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तो हो गया ऊपर, ये एक्चुअल वेक्टर हो गया, है ना, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया जिस पर अल्फा पार्टिकल आया है। ठीक है, इसी पाथ पे तो अल्फा पार्टिकल जब आ रहा है तो देखो क्या है कि भाई ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द
वेक्टर with the direction of vector, velocity vector and the axis, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ एटम एंड वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना. तो ये जो अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर डिसाइड करता है कि भाई डिफ्लेक्शन कितना होगा. ठीक है, तो मान लो ये जो बी की वैल्यू है ये अपने पास हो जाए लार्ज. तो बी की वैल्यू लार्ज है मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि भाई दूर आ रहा है ना. पाथ जो अपना अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, तो फोर्स भी कैसा होगा, फोर्स स्मॉलर होगा. डिस्टेंस ग्रेटर है तो फोर्स विल भी स्मॉलर, और फोर्स स्मॉलर होगा इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, डिफ्लेक्शन भी स्मॉलर होगा. ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं इम्पैक्ट पैरामीटर जो मेरा है वो हो जाए स्मॉल. तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर स्मॉल है तो जो फोर्स की वैल्यू है वो अपना जो पार्टिकल है वो पास आ गया, डिस्टेंस कम हो गया. तो डिस्टेंस कम हो गया तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा. फोर्स लार्ज हो जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, डिफ्लेक्शन भी अपना लार्ज होगा. ठीक है, अब डिफ्लेक्शन लार्ज हो जाएगा. अब मान लो मेरा जो अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल सीधा है, मतलब b इक्वल टू 0 हो जाए, है ना. मतलब सीधा एक्सिस पे ही ट्रेवल करता हुआ मेरा अल्फा पार्टिकल आ रहा है ना. तो ये जो कोलिजन होगा ये हेड ऑन कोलिजन होगा, सीधा आके हिट करेगा. हेड ऑन कोलिजन हो रहा है. हेड ऑन कोलिजन का मतलब दोनों के सर टकराएंगे. तो हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या होगा कि जो अपना अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो बाउंस बैक करेगा. मतलब वो मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगा, मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगा. तो जिस पाथ पे वो आया है ना वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस चला जाएगा. ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल है अपना, वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, फॉलो बैक इट्स पाथ. ठीक है भाई, तो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, अब अपने पास क्या है कि कुछ जो वहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस अपन ने देखा कि भाई E2 - E1 इक्वल टू एच न्यू, इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है. तो कुछ अपन को क्या मिलेंगी, एनर्जी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी. और एनर्जी की स्पेक्ट्रम लाइंस अपन ने लास्ट ईयर शायद केमिस्ट्री में पढ़ी भी होंगी. पास्चन की सीरीज है, फुंड की सीरीज है, तो वो अपन को इस चैप्टर में आगे पढ़नी है. ठीक है, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.